बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑल्दो इस बुक के लेक्चर्स इस चैनल पे अवेलेबल थे, मगर बुक चेंज हो गई है तो इसलिए हमें नए रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी, जैसे हमने पहले आपके साथ जो आपसे पहले पास आउट हो गए हैं उन्होंने लेक्चर सुन के इससे काफ़ी हेल्प ली है, आपको भी इससे काफ़ी हेल्प मिल सके। तो कुछ चीज़ें जो है आपने अपने माइंड में रखनी है, वो ये कि ये बुक जो है इसका पेपर आता है कंसेप्ट बेस। इवन के जो MCQs होते हैं वो भी रट्टे से जो है वो काम नहीं चलता। तो हमारी कोशिश होगी, आपने भी करनी है अपनी पूरी, कि जो आपने पढ़ना है उसके कंसेप्ट जो है वो लाजमी आपके दिमाग में होने चाहिए। पेपर जहाँ से भी है वो मैटर नहीं करता जब आपने अपने कंसेप्ट अच्छे किए हों, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेके हम अपना स्टार्ट करते हैं। पेज इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए सोशियोलॉजी है क्या। आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़ा होगा। बायोलॉजी जो आपने पढ़ी थी उसमें आपको पता था बायो जो है वो ज़िंदा को बोलते हैं और लॉजी होता है स्टडी करना। इस तरह जो सोशियोलॉजी है, सोशल आपने लफ्ज़ सुना होगा, सोशल मीडिया है, सोशल सोसाइटी जो होती है हमारी सोसाइटी, ठीक है, उसको बोलते हैं सोशल। और लॉजी मतलब उसका सोसाइटी का स्टडी करना। तो आप देखें इसकी डेफिनेशन, आप अपने अल्फाज में लिखना सीखें, ठीक है। ये जो रॉड सिस्टम है इससे अपनी जान छुड़वाएं, अपने कंसेप्ट बनाएं, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करें और छा जाएं, ठीक है। पेपर जो है या अपनी असाइनमेंट्स वगैरह जो होती हैं उनको अपने अल्फाज में अगर लिखा हो आपने तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि बच्चे ने जो है मेहनत की, ठीक है। सोशियोलॉजी इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। साइंस आपको पहले पता होना चाहिए, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये एक साइंस का ही सब्जेक्ट है। ऑल्दो ये नेचुरल साइंस नहीं है फिज़िक्स केमिस्ट्री की तरह, ये एक बिहेवियरल साइंस है, ठीक है, जो आपके बिहेवियर्स का आपकी सोसाइटीज़ का मुतालिया करती है, साइंटिफिक मुतालिया करती है, ठीक है। और एंड ह्यूमन बिहेवियर्स अच्छा, बिहेवियर जो है ना वो एक इंसान जो काम करता है, जो सामने उसके नज़र आता है, फिज़िकली जो बंदा करता है ना उसको बोलते हैं बिहेवियर, ठीक है। कॉग्निशन होती है इंसान की सोच, और बिहेवियर होता है जो सामने वो नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी के ऊपर जो है ना आप एहसान कर रहे हैं या किसी को जो है ना गाली दे रहे हैं, ये सारा बिहेवियर के अंदर आता है। आपकी ड्रेसिंग जो है आपकी बिहेवियर में आती है। तो ह्यूमन बिहेवियर का मुतालिया आपकी सोशियोलॉजी करती है, ठीक है। जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, जो सोशियोलॉजी में एक्सपर्ट बन जाते हैं उनको आप सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जामिन हाउ दीज सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस कम्स इनटू being as well as structural and institutional influences that impact our डेली लाइफ्स। देखें आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, आपके मदरसाज, आपके नादरा के ऑफिसेज, या जितने भी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिसेज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका भी हम अपनी इस बुक के अंदर मुतालिया करेंगे। ये बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें जो है ना बड़ी आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपना इसको बोर नहीं होना, इसको पढ़ के इसको एंजॉय करना है, ठीक है। जो चीज़ एंजॉय करके आप कैरी ऑन करें वो आपके लिए इफ़ेक्टिव होती है, लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में रह जाती है। ओके जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी। ये और चीज़ें, ये जो जैसे ये लिखा होता है ना, ये कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपसे पूछ लेंगे कि लेमट के मुताबिक ये चीज़ सोशियोलॉजी की डेफिनेशन बताएं, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये जो है ना चीज़ें भी पता होनी चाहिए। एंड वाली लाइन देखें, दिस नेसेसिटेट दैट सोशियोलॉजिस्ट अप्रोच रूटीन इवेंट्स इन अ स्लाइट डिफरेंट वे दैन द मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू। देखें सोशियोलॉजिस्ट भी वही देख रहा है चीज़ और आम बंदा भी उस चीज़ को देख रहा है, मगर सोशियोलॉजिस्ट जो है उसको एक और नज़रिए से देख रहा है। जो वो नज़रिया देख रहा है वो साइंटिफिक अप्रोच यूज़ कर रहा है वो, और एक आम बंदे की सोच जो है उस चीज़ को देखते हुए जो है ना वो एक इंटरप्रेट कर सकता है। वो किसी और नज़रिए से देख रहा है और एक आम बंदा उसको किसी और नज़रिए से देख रहा है, ठीक है। साइंटिफिक थिंकिंग वर्सेस ट्रेडिशन। एक जो हमारा ट्रेडिशन होता है, एक फ़र्ज़ करें कि आपका ट्रेडिशन है, उसका आप उसको देख रहे हैं तो आपके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है। साइंटिफिक थिंकिंग, अगर आप एक चीज़ को साइंस की नज़र से देख रहे हैं, चाहे वो आपकी मज़हब, आपके अकीदे या आपकी जो ज़ात, आपकी नेशनैलिटी के वो ख़िलाफ़ भी हो, मगर अगर आप साइंटिफिक नज़रिए से देख रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव को भी आप वैसे ही जो है ना लिखेंगे कि ये नेगेटिव है, ठीक है। आप उसको बढ़ा चढ़ा के या पॉजिटिव वे में नहीं लिख सकते, क्योंकि साइंस की खूबी यही है
कि जो चीज़ आपके थिंकिंग के ख़िलाफ़ भी है, अगर आप एज अ साइंटिस्ट उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आपने उसको नेगेटिव ही लिखना है, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक थिंकिंग और ट्रेडिशन में जो है ना एक फ़र्क है। सोशियोलॉजिस्ट अपनी सोसाइटी की बुराइयों को भी वैसे ही नोट करेगा जैसे वो अच्छाइयों को नोट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसने जो है एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी है जो कि दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इस जो है ना काम में दोगलापन नहीं चलेगा। तो फिर हम सबसे पहले जो है ना अभी इन मेन पिलर्स का जिक्र करेंगे जिन्होंने सोशियोलॉजी को साइंस का दर्जा दिया है। उनमें आपके बहुत सारे जो है ना मेन नाम आते हैं, जैसे अगस्ट कॉम्टे आ जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर आ जाते हैं, मार्क्स वर्दीमर आ जाते हैं, कार्ल मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे नाम हैं, हम आगे जिक्र करेंगे। जो सबसे पहला नाम और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है वो अगस्ट कॉम्टे, ठीक है। इन्होंने आपने देखना है कि इन्होंने बताया कि ये शुरू में सेक्रेटरी थे एक चर्च के अंदर भी इन्होंने अपनी खदमात दी हैं, और इन्होंने जो एक टर्म यूज़ की वो है सोशियोलॉजी। सबसे पहले इन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की थी इस बुक के लिए वो है सोशियोलॉजी। इनका 1798 में पैदा हुए थे और 1857 जब जंग आज़ादी लड़ी गई थी तब इनकी वफ़ात हुई है। ये चीज़ भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें, द वर्ड सोशियोलॉजी विच कॉम्टे पॉपुलराइज वाज यूज्ड टू कन्वे हिज आइडिया दैट द सोशल फिजिक्स और साइंस दैट वुड मिमिक द नेचुरल साइंसेज माइट रिवील जनरल प्रिंसिपल्स कैरेक्टराइजिंग सोसाइटी। इसने कहा जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री के अंदर एक रूल्स और एक लॉज होते हैं, इस तरह सोसाइटी के भी कुछ लॉज होने चाहिए ना, कि सोसाइटी भी उन्हीं लॉज के ऊपर काम कर रही है कि नहीं। तो ये इसने एक नई डायरेक्शन दी दुनिया को, ओके। कॉम्टे इज रिकोगनाइज फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ द ह्यूमन स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। इसने एक पॉजिटिव फिलॉसफी का जो है ना एक दर्स दिया आवाम को। पॉजिटिविटी क्या होती है हम आगे जिक्र करते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव फिलॉसफी इसलिए बोलते हैं कि इसका जो है ना फोकस होता है ऑब्जेक्टिविटी पे। ऑब्जेक्टिविटी होती है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इवन कि आपके वो अकीदे या आपके मज़हब के ख़िलाफ़ भी है, फिर भी आपने रैशनल होकर सोचना है कि ये चीज़ गलत है या सही है। अगर गलत है आप उसको गलत ही लिखेंगे, आप अपनी तरफ से जो है ना वो उसके अंदर कोई सब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, आप ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको एज ऑब्जेक्टिव चीज़ लेंगे। जैसे देखें, ऑब्जेक्टिव होता है कि 4 आपके पास ऑप्शन है, MCQ जिसको बोलते हैं ना, उसके अंदर उसको ऑब्जेक्टिव इसलिए बोला जाता है कि उसके अंदर 4 ऑप्शन है। आपने उन्हीं 4 के अंदर से बताना है कि ये चीज़ है, वो 5वीं राय आप उसके अंदर नहीं दे सकते। तो इसने जो कॉम्टे ने जो है ना अपना फोकस जिसके ऊपर रखा तो वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर रखा था। अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, सोशियोलॉजी शुड ओनली कंसिडर ऑब्जर्वेबल एविडेंस एंड अप्रोच इट्स सब्जेक्ट with the same objectivity and impartiality as well as the same systematic attention to processes and causes that physical scientists employ। जैसे physical sciences या biologist या chemist या physicist जो भी अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एक sociologist को भी चाहिए कि वो उन तरीक़ों को इस्तेमाल करें कि अपनी जो है वो सब्जेक्टिविटी को न लान, अपनी जो ज़ात की अपनी ज़ाती राय है उसको साइड पे रखे, जो बनता है जो रियल उसका आंसर बनता है उसी को कोट करें, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिविज़म। यही पॉजिटिविज़म जिसको आप देखें ये नीचे, पॉजिटिविज़म यही होता है कि जो आपने काम करना है, हाँ जी, पॉजिटिविज़म का मतलब होता है कि आपने एक जो अक्लमंद इंसान की तरह आपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी को साइड पे रख के जो एक लाएअमल तश्कील देना है कि दूसरे भी अगर उसको फॉलो करके एक मुकाम तक या एक पॉइंट तक पहुंचना चाहें तो वो भी पहुंच सकें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिविज़म। जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं या जिसको साइंस बोलते हैं वो पॉजिटिविज़म के ऊपर अमल करती है कि आपने एक पहले बता देना कि ये इसकी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अगर इनके ऊपर एक तजर्बे को करते हुए एक एक्सपेरिमेंट आपने करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप ये चीज़ें उसकी आप चूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा, ठीक है। तो ये होती है पॉजिटिविज़म। यहाँ से जो आपका MCQ बन सकता है, कॉम्टे फर्स्ट यूज द टर्म सोशियोलॉजी रेफर्स टू द नॉवल एरिया ऑफ द रिसर्च। सोशो बोलते हैं द स्टडी ऑफ सोसाइटी, एंड लोगोज होती है जी, सॉरी लॉजी आपको पता है कि स्टडी को बोलते हैं, और एक सेकेंड,
यहाँ इनमें आपके 3 एमसीक्यू बन सकते हैं। सोशियोलॉजी होती है जी स्टडी ऑफ सोसाइटी, और ग्रीक वर्ड जो है वो लोगोस है। आपको पता होना चाहिए लोगोस कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक है, यूनानी। और जो आपका एक लैटिन वर्ड है सोशियस। सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, ठीक है, या आप दूसरों के साथ रहते हैं। ये आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसने आगे जो है ना हमें 3 स्टेजेस बताई थी कि सोसाइटी जो है दुनिया में जो एक निज़ाम चलता आ रहा था शुरू से, कि जो हो रहा है सोसाइटी में वो एक अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। ये पुराने लोगों की सोच थी कि 1350 ये सीई से पहले जो है ना, मतलब मिडिल एजिस से पहले ये यूरोप की सोच थी कि जो हो रहा है वो खुदा की मर्ज़ी से हो रहा है। फिर दूसरा एक पीरियड आता है जिसको बोलते हैं रेनेसेंस। आपको पता है कि रेनेसेंस जो है वो पहले यूरोप में, जब इधर हमारे बरसगीर या हमारे मुस्लिम दुनिया में जब इल्म रूज पे था, तो यूरोप के जो इलाका था, यूरोप जो मतलब एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे डार्क एजेस चल रही थी। वो इल्म के दुश्मन थे। वो जो इलाका था, वो मुल्क थे, वो चर्च के अंडर थे। और जो चर्च जो है, जो पादरी उनका कह देता था कि साइंस गुनाह है, कुफर है, तो उसी के ऊपर अमल होता था, ठीक है। तो जो रेनेसेंस का पीरियड है वो 15वीं सेंचुरी में स्टार्ट होता है। उन्होंने एक इल्म को जो है ना इज़्ज़त देना शुरू कर दी। इसलिए जो है ना वहाँ से फिर इल्म ऐसा उभरा कि उसने दुनिया को बहुत सारी नई राहें दिखाई। दुनिया में साइंसी इनकलाब आ गया, दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो वो रेनेसेंस का पीरियड है कि रेनेसेंस इन द 15वीं सेंचुरी। इसके जो फ़िलासफ़र्स का आपको पता होना चाहिए कि रेनेसेंस के जो उस टाइम के फ़िलासफ़र थे, मतलब अर्ली साइंटिस्ट लाइक द पॉलिश एस्ट्रोनॉमर कोपरनिकस, ये आपको इसका नाम पता होना चाहिए। और इटालियन जो एक एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर मतलब माहिर फल्कियात और फिजिस्ट, गैलीलियो, इन दो का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन आइजैक न्यूटन 1642 एंड 1727। और ये जो मतलब कॉमते ने जो तीसरा स्टेज है इसको बोला है कि साइंटिफिक स्टेज ऑफ हिस्ट्री। पहला ये जो मिडिल एजेस से पहले, दूसरा रेनेसेंस का, और तीसरा जो है साइंटिफिक स्टेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें साइंस जो है उसने अपना पाँव गाड़ने शुरू कर दिए और यूरोप को साइंस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और बाकी भी दुनिया में इसके फ़ायदे मुंतकिल होना शुरू हो गए। अच्छा, नीचे जो है हमारे दूसरे सोशियोलॉजिस्ट का जिक्र हो रहा है जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो एक इंग्लैंड के बाशिंदे थे। और इंग्लैंड के अंदर अगर सोशियोलॉजी को किसी ने रूज पे पहुंचाया तो वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नीचे अगर देखा जाए तो इनकी मेजर जो वर्क्स हैं इनका आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू के हवाले से जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनका नाम है जो इनका वर्क है, मेजर वर्क, सोशल स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी इन 3 वॉल्यूम्स। जी, ये बुक्स के आपने सन भी याद करने हैं। जैसे सोशल स्टैटिक्स का 1850 है, 1862 इसका, और 1873, और मैन वर्सेस द स्टेट 1884। अच्छा, आगे हम देखें तो हमें नज़र आता है कि स्पेंसर की एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी। एवोल्यूशनरी थ्योरी आपने एक लफ्ज़ सुना होगा चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया था कि सोसाइटी में दुनिया में वही सर्वाइव कर सकता है जो सबसे ज़्यादा फिट है। इसकी एग्जांपल कैसे मैं आपको दूं कि एक फ़र्ज़ करें कहत पड़ जाते हैं या सैलाब आ जाता है, तो सैलाब में सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होगा? जो बूढ़े हैं वो, जो बच्चे हैं मासूम वो, जो ना तैर सकें वो, जो बीमार हैं वो। जो फिट होंगे वही बचेंगे, जो कम फिट होंगे या अनफिट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। सरवाइव करने के लिए आपको फ़िट होना पड़ता है। इस तरह ये स्पेंसर है, इन्होंने कहा कि वही सोसाइटी बचती है जिनके अंदर बचने की ताकत होती है, वरना दुनिया उसको कुचल देती है, वरना उन लोगों को दूसरों का तरीका फॉलो करना पड़ता है। इसकी जीती जागती मिसाल ऐसी ही है कि हमने यूरोप को फॉलो करना शुरू कर दिया, हमारी ड्रेसिंग यूरोप के मुताबिक हो गई। वजह क्या है? हम एक कल्चर के अंदर उसकी अपनी हिम्मत अगर ना हो तो दूसरे कल्चर उसको टेक ओवर कर लेते हैं, दूसरे कल्चर उसको दबा देते हैं, ठीक है। तो सर्वाइवल उसी का होता है जो सबसे ज़्यादा फिट होता है। तो इसकी जो सोच है वो चार्ल्स डार्विन से मिलती है, हर्बर्ट स्पेंसर की। तो यहाँ से देखें, स्पेंसर एंड सोशल डार्विनिज्म
Darwin discusses the evolution of species while Spencer discusses the evolution of society. जो डार्विन था उसने स्पीशीज़ के बारे में बात की थी, और जबकि हमारे स्पेंसर जो हैं ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सोसाइटी की बात की। सोसाइटी भी इवॉल्व होती रहती हैं, तो वो जो ताकतवर होती हैं वो कमज़ोर के ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं। ये कंसेप्ट आपके आगे काम आएंगे। ओके जी। तो ये जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने बायोलॉजिकल चेंजिंग की बात की थी कि इवॉल्व होती रहती हैं। एक और भी आपने याद रखिएगा, एक चार्ल्स डार्विन का एक कंसेप्ट है कि इंसान जो है वो बंदरों से उसकी जो है वो बंदरों से इवॉल्व होकर इंसान बने, तो उसकी एक सोच है, हम उसके ऊपर वी कैन नॉट से एनीथिंग। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के सोसाइटी जो है वो अगर देखा जाए, स्पेंसर आर्ग्यूड दैट मोरालिटी वाज फॉर्म बाय पीपल इवन दो गॉड डिसाइड व्हाट इज़ गुड एंड बैड। कि अखलाकियात उसने कहा कि इंसानों ने बनाई कि ये अच्छा है ये बुरा है, अल्लाह अल्लाह ताला ने बता दिया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। हम अगर हर सोसाइटी में देखें, कुछ जो है वो चीज़ें एक सोसाइटी में अच्छी समझी जाती हैं, दूसरी में वो बुरी समझी जाएंगी। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है ना, उसने कुछ जो है वो चीज़ों के ऊपर तनकीद की है। उसने कहा है कि गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ओके, प्राइवेट कंसर्न्स के ऊपर कोई मामला उसकी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इकोनॉमिक कंसर्न्स के ऊपर एक जो गवर्नमेंट है उसको नहीं बात करनी चाहिए। ठीक है, जो अवाम के मामला हैं उनके उन तक ही रहने, उनको खुद हल करने चाहिए। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट है उसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपकी इस बुक के अंदर, आप इसको काफ़ी बार पढ़ेंगे। कैपिटलिज़म का इसने कंसेप्ट दिया था, और कैपिटलिज़म जो है वो एक अगर सादा अल्फाज में बताऊं तो इसने कहा था कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जाता है, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जाता है। ये सादा लफ्ज़ों में कैपिटलिज़म की एग्जांपल है। कैपिटल से याद रखिएगा एक बड़े को बोलते हैं। ओके, जैसे कैपिटल लेटर होता है और स्मॉल लेटर होता है। अच्छा, ही वॉज अ पॉलिटिकल फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम जर्मनी। पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स किस कंट्री के थे, वो जर्मन थे। ओके, ये प्रशिया में पैदा हुए 1818 में, और इसको बोला जाता है जी ईयर ऑफ रेवोल्यूशंस। 1848 जो है उसको कौन सा ईयर बोला जाता है, ईयर ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आई, बिकॉज वर्कर्स एंड कॉमनर्स अपराइजिंग अगेंस्ट द मोनार्क इन जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड फ्रांस। इस दौर में जो एक आम बंदे थे, आम वर्कर्स थे, या उनको आप अवाम बोलते हैं, वो जो उनके सरदार थे उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए कि हमने आपकी ग़ुलामी नहीं करनी। किन किन कंट्रीज़ में, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और फ्रांस के अंदर। जिसको आप सुना होगा आपने, फ्रांस के अंदर जो इनकलाब आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और वो यही था कि आम बंदे जो थे वो हुकूमतों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। अच्छा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज रिटन दैट द ईयर बाय मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, हु हैड बोथ पार्टिसिपेटेड इन द जर्मन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। अच्छा, इसके बाद जो है ना, इस वजह से मार्क्स को उसकी कंट्री से बेदखल कर दिया गया था, जर्मनी और फ्रांस से उसको बेदखल कर दिया गया था इन्हीं कम्युनिस्ट नज़रियात की बिना पर। उसने अभी कम्युनिस्ट पता क्या होते हैं, कम्युनिज़म में क्या होता है कि कोई बंदा जो है वो अमीर नहीं है। ओके, सारे जो है वो एक जैसे एक वडेरा सिस्टम होता है जिसको आप कैपिटलिज्म ही बोल लो, ये उसके ख़िलाफ़ था, मतलब एंटी कैपिटलिज्म था ये कम्युनिज़म। अच्छा, वेज लेबर का उसने ये कंसेप्ट दिया कि आप कुछ भी नहीं है, एक फैक्ट्री के अंदर आप जस्ट मशीन है। ओके, ये किसने कंसेप्ट दिया था, ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। एक बंदा जो एक वर्कर है वो एक मशीन के तौर पे काम कर रहा है, एक मशीन ख़राब होगी दूसरी आ जाएगी। तो इसने आवाम को उकसाया कि आपकी भी कोई एक इज़्ज़त है, आपकी भी कोई आप यू आर नॉट मशीन, यू आर ह्यूमन बींग्स। ओके, alienation, it could seem that the division of labor is necessary in order to assign responsibility and expertise for the many complex activities that must be completed in a society and ensure that labor is used efficiently to produce large amount of commodities needed to meet consumer demand। वही कि हर फर्म यही चाहती है कि लेबर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए सुबह से शाम तक, ताकि हम चीज़ों को अच्छा प्रोड्यूस कर सकें और वो आगे एक्सपोर्ट होती रहें और हमारा जो है ना मुनाफा बढ़ता रहे। उसमें इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, उसमें इंसान को मशीन समझा जाता है, डिह्यूमनाइजिंग।
एलियन बोलते हैं ना, एलियन बोलते हैं जैसे बाहर के देश से आया हुआ है, उसका इंसानों से कोई सरोकार नहीं है। तो एक जो इंसान है, ये जो कैपिटलिस्ट हैं, इन्होंने इंसान को भी एक मशीन बना दी, एलियन बना दिया। तो इंसान एलियन नहीं है, वो एक इंसान है, उसकी कुछ ज़रूरियात हैं। तो इस तरह जो है ना, इसका ये एक ऐलान है कैपिटलिस्ट के ख़िलाफ़ कि तुम इंसान को इंसान समझो, उसको डीह्यूमनाइज ना करो। डीह्यूमनाइज होता है कि एक इंसान को इंसान नहीं समझा जाए, उसको एक मशीन समझा जाए जिससे आपने बस जस्ट फ़ायदा लेने। कैपिटलिज्म एज स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी, ये कैपिटलिज्म जो है ना वो एक, ये दो कंसेप्ट आपने यहाँ पे याद रखने। ये दो अल्फाज जो हैं आपके बहुत आपके बाद में काम आ सकते हैं। एक प्रोलेटेरिएट होता है और दूसरा होता है बोर्जवाजीज़। ये बोर्जवाजीज़ होते हैं वो बंदे जिनके पास सरमाया होता है। अभी पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल दूँ तो वो लैंडलॉर्ड जिनके पास पैसे हैं, या वो बैंकों के मालिक, या हमारे ऐसे हुकूमत में ऐसे बंदे जिनके पास जो है ऐसे सरमाया होता है, ठीक है, वो लोगों के नीचे रखते हैं, उनसे बटोरते हैं, उनसे उनकी जो खिदमात लेते हैं और पैसा जो है ना अपना डबल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको। ये लफ्ज़ आपने याद रखना है कि ये दो लफ्ज़ आपके प्रोलेटेरिएट होता है वो बंदे जो बोर्जवाजीज़ के नीचे काम करते हैं। फ़र्ज़ करो आपका एक सियासतदान है, उसके पास जो है ना कई लाखों जो है ना एकड़ ज़मीन है, और वो जो चाहता है कि मेरे पास जो है ना मैं एक इंडस्ट्री लगाऊँ। उसके पास सरमाया था, उसने नीचे बंदे हायर किए, मैनेजर्स। जो मैनेजर्स होते हैं या आपके सुपरवाइज़र्स होते हैं वो प्रोलेटेरिएट में आते हैं। वो क्या करते हैं, इनके पैसे को डबल करने में उनकी मदद करते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी प्रोलेटेरिएट जो है वो एक लोअर दर्जा है, बोर्जवाजीज़ जो हैं वो टॉप हायरार्की में सबसे टॉप पे आते हैं। तो प्रोडक्शन में जो है इनको चाहिए होता है कि जी नीचे बंदों को रखा जाए, कम से कम उनको वेज दी जाए, और जो जो सबसे नीचे वाला तबका है वो पिसता है इसके अंदर, ठीक है। तो आगे देखें जी, डायलेक्टिक मटेरियलिज़म। डायलेक्टिक मटेरियलिज़म, मटेरियलिस्ट वो होता है जो जो चीज़ें होती हैं ना हमारी सोसाइटी में, जो हमारे घर में जिनको हम टच कर सकते हैं, वो मटेरियल होता है। तो ये चीज़ें जो है ना एक समझ लेंगे आपके लिए नए टर्म्स हैं। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या चीज़ है? मार्क्स बिलीव दैट हिस्ट्री वाजंट अ स्मूथ प्रोसेस। हिस्ट्री जो है ना वो ऐसे ही हमारे सामने जो भी पड़ी है ऐसे नहीं था। हिस्ट्री के अंदर काफ़ी तगय्युरात आए हैं। किसी दौर में ये कैपिटलिस्ट थे, किसी दौर में ये फ्यूडलिज्म थी, और किसी दौर में ये गुलामों वाला इसके अंदर सीन था कि किसी को गुलाम ख़रीद लिया और सारी ज़िंदगी वो एक गुलाम ही रहेगा। कैपिटलिस्ट आपको मैंने बताया कि जो सरमायादार होते हैं, जैसे आप पाकिस्तान में भी कैपिटलिज्म का ही रवाज है। एक बंदा जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जाता है, वो सरमाया उसके पास है, वो लगाता है पैसे को खींचता है, ठीक है। फ्यूडलिज्म में क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे पाकिस्तान के सूबे हैं जहाँ पे एक बड़ा जो जागीरदार है, उसके पास जो बड़ी जागीर है और उसने नीचे रखे हुए बंदे रखे हुए, और उनका मरना जीना उस वडीरे के अंडर ही आता है। ये फ्यूडलिज्म होता है, जागीरदाराना निज़ाम। और तीसरा स्लेव सोसाइटी, आपको पता होगा माजी में भी चलती रही, यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, मशहूर हैं। अच्छा, बुक जो है ये पहला चैप्टर बहुत लेंथी है, इससे आपने बोर नहीं होना, ये इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए, ओके। अच्छा, जो तीसरे या चौथे हमारे पास बंदे आ रहे हैं, चौथा बंदा जो हमारे पास सोशोलॉजिस्ट है, उनका नाम है इमल दरखेम। एम्पिरिसिज्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ये आपको इनका ईयर भी पता होना चाहिए कब ये पैदा हुए हैं। इमल दरखेम वाज बोर्न इन फ्रांस, ये फ्रांसीसी थे, और ये मिडिल क्लास फैमिली के अंदर इनकी पैदाइश हुई है। और इट इज़ नॉट अनएक्सपेक्टेड दैट लाइक मार्क्स फोकस्ड ऑन सोशल चेंज इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। हाउएवर दरखेम वाज मोर कंसर्न विद द टॉपिक ऑफ सोशल ऑर्डर दैन मार्क्स। इसने जो है ना सोशल ऑर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है। वो फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद कैपिटलिज्म। अच्छा, ये जो है ना आपको पता होगा मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उसने जो सोशल इनक्वालिटी थी, कैपिटलिज्म था, उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। इस वजह से उसको काफ़ी तनकीद हुई, उसको मुल्क से निकाल दिया गया। ही हैड सिमिलर क्यूरियोसिटी ऑफ सेंट साइमन कॉम्ते एंड रोसियो इन हाउ social order might be produced and maintained as social evolution took place। इसका भी इस जो सोशल ऑर्डर है उसके ऊपर इसकी काफ़ी ज़्यादा एक समझ लेंगे रिसर्च है।
सोशल स्ट्रक्चर्स की इसने बात की। Durkheim viewed society as complex system whose constituents, component or structures are all interrelated but whose separate functioning permits the efficient operation of the entire society. His sociology is frequently referred to as functionalism or structural functionalism as a result. ये इम्पॉर्टेंट है कि इसने सोसाइटी की स्टडी की। इसने कहा कि सोसाइटी में जो किसी काम को चलाने के लिए तबकात होने चाहिए। तबकात कैसे? एक अमीर है, उसके नीचे आपने बंदा रखा हुआ, उसने अपने नीचे बंदा रखा हुआ है, और उसके नीचे और बंदे हैं। एक हायरार्की बनी हुई है। हायरार्की बनी होगी तभी काम चलेंगे। एक सारी अगर दुनिया में अमीर हो जाएं तो काम नहीं चल सकता। तो इसका जो है एक स्टडी किया, साइंटिफिक स्टडी किया कि एक सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए उसके अंदर स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया, ऊपर एक होगा, नीचे उसके दो होंगे, दो के नीचे 8 होंगे, तभी जो है वो सोसाइटी इफेक्टिवली काम कर सकेगी। सारे दुनिया में गरीब हो जाएं तब भी काम नहीं चलेगा। दुनिया में सारे सबके पास डॉलर्स आ जाएं, सारे जो है लाखपति हो जाएं, तभी काम नहीं चलेगा। काम तभी चलेगा जब एक ऑर्डर होगा, एक स्ट्रक्चर कायम होगा एक सोसाइटी के अंदर। साइंटिफिक सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। अभी इनका हम जिक्र करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम ऐसे करते हैं कि हम ये जो यहाँ तक हमारा जो पेज नंबर 4 तक था, इसको हम लेक्चर 1 का पार्ट 1 हम कंसिडर कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये साइंटिफिक सोशियोलॉजी, इसको हम चैप्टर 1 के पार्ट 2 में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।